सोचिए एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर हो। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं काला पानी की। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी जिसे हम सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक ऐसा हथियार था जो इंसानी जज्बे को, उसके हौसले को जड़ से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसी जगह जिसकी दहशत मौत से भी ज्यादा थी। तो कहानी शुरू होती है 1857 के गदर के बाद। अंग्रेजों ने विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। वो ये कि पकड़े गए हजारों हजार क्रांतिकारियों का आखिर किया क्या जाए। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। ये वो लोग थे जिन्हें मौत का खौफ नहीं था, जो देश के लिए हंसते हंसते जान दे सकते थे। तो अब सवाल ये था कि ऐसे लोगों को सजा कैसे दी जाए। कौन सी सजा होगी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगे। और बस इसी सवाल के जवाब ने एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही क्रूर विचार को जन्म दिया। नाम था काला पानी। देखिए, अंग्रेजों का मकसद साफ था। उन्हें एक ऐसा डर पैदा करना था, एक ऐसी मिसाल बनानी थी जो आने वाले किसी भी क्रांतिकारी की रूह तक कंपा दे। एक ऐसी सजा जो सच में मौत से भी ज्यादा खौफनाक हो। और वो सजा थी काला पानी। अब ये नाम क्यों पड़ा? इसका सीधा सा मतलब था भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच अंडमान के द्वीपों पर भेज दिया जाना। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से किसी का वापस लौट कर आना लगभग नामुमकिन था। और जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ा देने वाले हैं। अंडमान भेजे गए कुल 80,000 कैदियों में से जानते हैं कितने जिंदा वापस आए? सिर्फ 500 के करीब। आप समझ रहे हैं, ये कोई जेल नहीं थी। ये तो मौत का एक सोचा समझा परिकल्पित इंतजाम था, जहां गोलियों से नहीं बल्कि बीमारियों से, टॉर्चर से और भुखमरी से मारा जाता था। तो सवाल उठता है कि धरती पर इस जीते जागते नर्क को आखिर बनाया कैसे गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसे उन्हीं लोगों से बनवाया गया जिनके लिए ये कब्रगाह तैयार की जा रही थी। इसकी कहानी 1858 में शुरू होती है, जब क्रांतिकारियों का पहला बैच अंडमान के तट पर उतरा। उन्हें बस वहां के घने, जानलेवा और अनजान जंगलों में खुला छोड़ दिया गया। इसके कई साल बाद 1896 में जाकर उस बदनाम सेलुलर जेल का काम शुरू हुआ, और उसे पूरा बनने में पूरे 10 साल लग गए। अब जरा इस जेल के डिजाइन को समझिए। ये बहुत शातिर तरीके से बनाया गया था। बीच में एक ऊंचा सेंट्रल टावर, और उससे साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह निकलती 7 विंग्स, करीब 700 छोटी छोटी कोठरियां। और हर कोठरी इस तरह बनाई गई थी कि उसका दरवाजा दूसरी कोठरी की पिछली दीवार की तरफ खुले। मकसद क्या था? मकसद एकदम साफ था कि कोई कैदी दूसरे कैदी की शक्ल तक न देख पाए, कोई किसी से एक लफ्ज भी बात न कर सके। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, ये अकेलापन पैदा करने का, इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ने का एक सोचा समझा हथियार था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी। सच तो ये है कि यहाँ हर दिन, हर पल खौफ और तकलीफ की एक नई कहानी लिखी जाती थी। कल्पना कीजिए, हर कैदी को एक बैल की तरह कोलू में जोता जाता था। रोज का टारगेट था 30 पाउंड नारियल या 10 पाउंड सरसों का तेल निकालना। और अगर कोई भी कैदी ये अमानवीय, नामुमकिन सा कोटा पूरा नहीं कर पाता, तो उसे बेरहमी से कोड़ों से मारा जाता या फिर कई कई दिनों तक हाथों में हथकड़ियां डालकर बस खड़ा रखा जाता। पहनने के लिए क्या मिलता था? टाट की बोरी जैसे खुरदुरे कपड़े, जो गर्मी और कोड़ों की मार से छिले हुए जिस्म पर और भी जख्म देते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उन खुले घावों पर जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती थीं, तो कैदी दर्द से सिर्फ तड़प सकता था, उन्हें हटा भी नहीं सकता था। अगर आपको यहाँ की क्रूरता का, अमानवीयता का अंदाजा लगाना है, तो बस एक बात सुनिए। हर कैदी को सिर्फ 2 लोहे की प्लेटें दी जाती थीं, एक खाने के लिए और दूसरी नहाने और शौच के लिए। एक ही प्लेट। सोचिए, वहां साफ सफाई या इंसानियत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। इसी जेल में एक कैदी थे, शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी। उन्होंने अपनी आपबीती लिखी, और उसमें एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने लिखा, दुनिया की कोई भी मुसीबत यहां के दुखों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। लेकिन एक सवाल है, क्या इतना सब कुछ, ये सारी यातनाएं, उन क्रांतिकारियों का जज्बा तोड़ पाईं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां एक तरफ गहरी निराशा थी, वहीं दूसरी तरफ हिम्मत और बगावत की भी अनगिनत कहानियां थीं। मिसाल के तौर पर मार्च 1868 में एक साथ 238 कैदियों ने भागने की एक बड़ी कोशिश की।
हाँ, ये सच है कि ज़्यादातर या तो मारे गए या फिर पकड़े गए, और पकड़े गए 87 लोगों को तो सीधे फांसी दे दी गई। लेकिन हिम्मत देखिए, और फिर 1872 में तो एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने जेल का इंस्पेक्शन करने आए भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो की ही हत्या कर दी। इसके अलावा भूख हड़ताल तो आम बात थी, जिसके जवाब में अंग्रेज और भी बर्बर हो जाते। कैदियों के गले में नली डालकर जबरदस्ती खाना ठूस दिया जाता था। और फिर इंदु भूषण रॉय जैसे क्रांतिकारियों की कहानी है। जब उनसे रोज-रोज की जिल्लत सही नहीं गई तो उन्होंने माफीनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और मौत को चुन लिया। अपने ही कुर्ते से फांसी लगा ली। पर यह आत्महत्या नहीं थी, ये जुल्म के सामने घुटने न टेकने का ऐलान था, एक आखिरी बगावत। तो फिर इस नर्क का, इस यातना शिविर का अंत आखिर हुआ कैसे? कहते हैं ना, हर जुल्म का एक दिन अंत जरूर होता है। तो इस जेल का भी हुआ। इसका अंत जुड़ा है दूसरे विश्व युद्ध से। 1942 में जापानी सेना ने अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया और फिर 1945 आते आते जब पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूब रहा था, वो खुद कमजोर पड़ रहे थे, तब जाकर इस जेल पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। आज सेल्यूलर जेल की वो दीवारें खामोश खड़ी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनें तो उनकी खामोशी में भी एक गूंज है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये गवाह हैं उन हजारों बलिदानों की, उन अनगिनत सिसकियों की। इनकी खामोशी ही हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी और उसे किन दीवारों के भीतर चुकाया गया था।